नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। राजधानी लाइव की शुरुआत करेंगे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई जहां कोरोना के आगोश में समा रही है, वहीं राजनीतिक सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र सरकार को विपक्ष लगातार घेरता जा रहा है, वहीं अपनी ही सफाई में एनसीपी नेता भी लगातार घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मुंबई में एंटीलिया हाउस के बाहर मिली विस्फोटक कार के बाद बयानबाजी और भी ज्यादा तेज हो गई है। विपक्ष जहां गृह मंत्री के इस्तीफे की बात कर रहा है, तो वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार पूरी तरीके से उनके बचाव में आ गए हैं और जो कुछ बयान उन्होंने दिया है उसे लेकर विपक्ष पूरी तरीके से आक्रामक हो गया है। शरद पवार का कहना है कि कोरोना के चलते एनसीपी कोटे से मंत्री अनिल देशमुख फरवरी महीने में अस्पताल में क्वारंटाइन सेंटर में थे, तो फिर वो सचिन वाजे या फिर परमबीर सिंह के संपर्क में कैसे आ सकते हैं। लेकिन वहीं बीजेपी नेता ने वीडियो ट्वीट करते हुए कहा है कि कोरोना पॉजिटिव आने के बाद महाराष्ट्र सरकार के जिम्मेदार मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर सकते हैं, जिसको लेकर अब सियासत लगातार गर्माती जा रही है। राजनीतिक सियासत सवाल जवाब में तब्दील हो चुकी है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बयान के बाद बीजेपी नेता सुधीर मुंगटीवार ने अनिल देशमुख को लेकर कहा है कि वो उनके ट्वीट से पता चलता है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख झूठ बोल रहे हैं। अगर वो 15 फरवरी को कोरोना से संक्रमित थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर सकते हैं। जो चैट सामने आई है एसीपी पाटिल और परमबीर सिंह के साथ वाली, उनमें साफ साफ लिखा हुआ है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह का वो समय था जिसमें साफ पता चलता है कि अनिल देशमुख झूठ बोल रहे हैं और उनका बचाव शरद पवार करते हुए नजर आ रहे हैं। अलेक्सिस हॉस्पिटलला 5 फेब्रुवारी ते 15 फेब्रुवारीच्या दरम्यान त्या हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट होतो। 15 फरवरीला माझा त्या हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज झाला। डिस्चार्ज होत असताना मी हॉस्पिटलच्या बाहेर पडत असताना हॉस्पिटलच्या गेटवर अनेक पत्रकार त्या ठिकाणी उभे होते। त्यांना काही मला प्रश्न विचारायचे होते। त्यावेळेस मी कोविडमधून नुकतंच बाहेर आल्यामुळे माझ्या अंगात त्राण नव्हता, विकनेस होता। त्याच्यामुळे मी तिथं हॉस्पिटलच्या तिथे गेटवर खुर्चीवर बसलो आणि काही पत्रकारांचे उत्तर देऊन लगेच गाडीत बसून होम क्वारंटाईन झालो। ते 15 फेब्रुवारी ते 27 फेब्रुवारीपर्यंत मी होम क्वारंटाईन होतो आणि 28 फेब्रुवारीला मी घराच्या बाहेर पहिल्यांदा सह्याद्री गेस्ट हाऊस जे मुंबईचं तिथे मीटिंगला गेलो। हम अनिल देशमुख जी का ट्विटर हैंडल जब देखते हैं तो 15 फरवरी 2021 को 4:04 में उन्होंने ट्वीट किया है। सही तो ऐसा कहा जाता है कि कोरोना में दवाई जब हॉस्पिटल में ली जाती है तो आदमी में अशक्त होता है, पर ये बड़े शक्तिशाली थे कि उस दिन में भारत रत्न की इंक्वायरी करने के लिए ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट किया। बात ये उपस्थित होती है कि हॉस्पिटल से घर जाते समय आप पत्रकारों से मिलते हो। WHO की गाइडलाइन है, महाराष्ट्र सरकार की भी गाइडलाइन है। माननीय उद्धव जी ने फेसबुक लाइव में कई बार ये कहा है कि आप लोगों के बीच में जाकर कोरोना मत फैलाइए। अब उद्धव जी को भी वो मानते नहीं, सुनते नहीं। उद्धव जी ने इतने बार बहुत मुख्यमंत्री के रूप में कहने के बाद भी हॉस्पिटल से निकलने के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत करते हैं। उस दिन कोई RT-PCR का निगेटिव रिपोर्ट नहीं है, उसके बाद भी अगर वो कोरोना का प्रचार प्रसार करते हैं तो उन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे कोरोना के बारे में जो हमारा कानून कहता है कि इनको जेल में डालना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि बचाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो एसीपी पाटिल के साथ जो संवाद परमवीर सिंह जी का हुआ है व्हाट्सएप चैट में, उसमें उन्होंने फरवरी का अंतिम सप्ताह कहा है। तो आप 15 फरवरी लेकर क्यों बैठे हो? दाग में कुछ काला है, दाढ़ी में कुछ तिनका है। और ये भी बात इंडियन पिनल कोड कहती है कि किसी आरोपी को बचाने के लिए अगर कोई पत्रकार परिषद लेके बचाता है तो वो भी सह आरोपी। महाराष्ट्र में चल रही है, क्योंकि 15 फरवरी को जब बताया गया कि अनिल देशमुख कोरोना पॉजिटिव थे और हॉस्पिटल में थे, लेकिन वहीं उसी के जवाब में बीजेपी की तरफ से एक वीडियो ट्वीट किया गया है जिसमें अनिल देशमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस
कर रहे थे और बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि अगर वो कोरोना पॉजिटिव थे तो भला प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना की गाइडलाइंस होती हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क का उपयोग करना है। बावजूद इसके 15 फरवरी या फिर उसके आसपास में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भला कैसे कर सकते हैं अगर वो हॉस्पिटल में थे। एलेक्सिस हॉस्पिटल की बात खुद अनिल देशमुख की तरफ से कही जा रही है, लेकिन अब जो राजनीति है महाराष्ट्र की वो सवाल जवाब में तब्दील हो चुकी है और ये मामला 15 फरवरी को लेकर यहाँ पर शुरू हो चुका है, क्योंकि सीधे सीधे जो आरोप लगा है, परमबीर सिंह ने आरोप लगाया है कि लगभग 15 फरवरी की बात है जब सचिन वाजे से मुलाकात हुई थी अनिल देशमुख की और 100 करोड़ रुपए की उगाही को लेकर बातचीत हुई थी, जिसके बाद से ये मामला पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। पहले तो अनिल देशमुख खुद सफाई दे रहे हैं इस मामले में कि ऐसा कुछ नहीं है, उनको झूठा फंसाया जा रहा है, क्योंकि उस दिन वो हॉस्पिटल में भर्ती थे, कोरोना पॉजिटिव थे। अब बीजेपी सबूत पेश कर रही है, एक ट्वीट किया है जिसमें कि वीडियो है और अनिल देशमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उसमें नजर आ रहे हैं। अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार हॉस्पिटल से प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे की जा सकती है। अगर कोरोना पॉजिटिव थे तो सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करना होता है, कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखना होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सवाल दूर दूर तक उठता ही नहीं है। अब शरद पवार भी अनिल देशमुख के बचाव में आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसी बीच में लगभग 2 बार शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, परसों भी शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अनिल देशमुख को लेकर जितने भी उनसे सवाल पूछे गए हैं, लगभग सभी सवालों को उन्होंने नकार दिया है, या तो किसी सवाल का जवाब ही नहीं दिया है या फिर सवालों को उन्होंने इग्नोर भी किया है। साफ साफ ये भी कहा है कि मुझे इस बारे में अभी पता नहीं है, मुझे इस बारे में अभी जानकारी नहीं है, ट्वीट को उन्होंने पढ़ा नहीं है, वीडियो को उन्होंने देखा नहीं है। तो अब आरोप ये लग रहा है कि अनिल देशमुख या तो खुद झूठ बोल रहे हैं और शरद पवार उनके बचाव में आ गए हैं। शरद पवार उनका बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ा राजनीतिज्ञ शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का माना जाता है, एक राजनीति का एक पुराना खिलाड़ी शरद पवार को, जो कि एनसीपी के चीफ हैं, उनको माना जाता है। अब महाराष्ट्र की जो सरकार है, जो सियासत है, लग ऐसा रहा है कि वो शरद पवार के हाथों में आ गई है। वो जिस तरीके से चाहें उस तरीके से उस सियासत को मोड़ सकते हैं, वो जिस तरीके से चाहे उस तरफ उस सियासत का रुख जा सकता है। अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है, लगातार बीजेपी अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन वहीं जिस तरह की बयानबाजी दी जा रही है, जिस तरह के कयास एनसीपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, खुद अनिल देशमुख खुद बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, उनको झूठा फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब सवालों के घेरे में यहाँ पर परमबीर सिंह भी हैं, क्योंकि उन्होंने ये आरोप तब लगाए हैं जब उनको पद से हटा दिया गया और दूसरे पद पर पहुंचा दिया गया। उसके बाद ये तमाम खुलासे किए हैं। हालांकि जिस दिन उनको पद से हटाया गया था उस दिन महाराष्ट्र सरकार का साफ तौर पर कहना था और अनिल देशमुख का भी कहना था कि ये रूटीन प्रक्रिया है, किसी का तबादला होना, एक पद से दूसरे पद पर भेज देना, ये रूटीन प्रक्रिया है। लेकिन अब जब इसी मामले में सवाल किया जाता है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि परमबीर सिंह बीजेपी के कहने पर काम कर रहे हैं। जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है उसी तरह के अब काम कर रहे हैं। अगर उनको इस तरह का बड़ा खुलासा करना था तो पद पर रहते हुए उन्होंने बड़ा खुलासा क्यों नहीं किया। अब सवाल यहाँ पर परमबीर सिंह पर भी खड़ा होता है कि अगर उनको इस बात की जानकारी थी, 100 करोड़ रुपए उगाही करने का अनिल देशमुख ने कहा था कि पुलिस को 100 करोड़ रुपए की उगाही करनी है, चाहे वो बार से करे, होटल से करे या फिर रेस्टोरेंट से करे, मुंबई में कहीं से भी करे, उनको 100 करोड़ चाहिए थे। इस तरह की बातचीत उनकी पुलिस वालों से हुई थी। अगर परमबीर सिंह को पहले से ये बात पता थी तो उन्होंने खुलासा क्यों नहीं किया, उन्होंने पहले से ये बात क्यों नहीं बताई, क्यों वो इस बात को छुपा कर बैठे रहे। जब उनको पद से हटा दिया गया उसके बाद ही उन्होंने इतना बड़ा खुलासा क्यों किया है। तो यहाँ पर घोटाला लगभग दोनों तरफ से नजर आ रहा है। एक तो अनिल देशमुख की बात परमबीर सिंह ने छुपाई और जब उनको परमबीर सिंह को पद से हटा दिया गया है, दूसरे पद पर भेज दिया गया है, तब वो इस तरीके के खुलासे कर रहे हैं। यानी जब साथ में थे तो मिलकर काम चल रहा था, जो भी कोई घोटाला था, जो भी कोई अंदर की बात थी वो सिर्फ अंदर तक सीमित थी। लेकिन अब उनको पद से हटा दिया गया है तो एक दूसरे के खुलासे किए जा रहे हैं। अब वो जिम्मेदार अफसर परमबीर सिंह को कहा जाता था, अब वो भी तमाम सवालात उन पर खड़े कर रहे हैं। यानी अब यह है कि जब तक मिलकर काम हो रहा था तब तक
तो कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, पद से हटा दिया गया है, वो अलग हो गए हैं, तो एक दूसरे की दोनों पोल खोलने में लगे हुए हैं। तो महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो इस समय सवाल और जवाब के घेरे में पूरी तरीके से आ चुकी है। सवाल और जवाब इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार पर संकट मंडराया हुआ है। बीजेपी वहां पर चाहती है कि राष्ट्रपति शासन लग जाए, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर सरकार बनी थी, जब सरकार बनने की शुरुआत हुई थी तो शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन की बातें चल रही थी। उस समय शिवसेना ने बीजेपी से गठबंधन नहीं किया क्योंकि उद्धव ठाकरे को सीएम बनने की चाहत थी, उद्धव ठाकरे को कुर्सी की चाहत थी। लेकिन अगर वो बीजेपी से गठबंधन करते, अगर वो एनडीए में शामिल होते तो वो सीएम नहीं बन पाते, जिसके चलते 3 पहियों की सरकार महाराष्ट्र में बनी। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, जिसके बाद उद्धव ठाकरे सीएम बने। लेकिन अब सियासत इसलिए गर्माती नजर आ रही है क्योंकि ये 3 पहियों की जो सरकार है ये हिलती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ा जो घोटाले का आरोप, भ्रष्टाचार का आरोप खुद महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर अगर लग जाता है तो जांच कहां से होगी। बीजेपी लगातार कह रही है किसी भी देश की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराइए, चाहे सीबीआई से कराइए, ईडी से कराइए, एटीएस से कराइए, जिससे मन हो उससे जांच कराइए। लेकिन अभी तक जांच का सवाल पैदा नहीं हुआ है, सिर्फ इंतजार किया जा रहा है। बीजेपी वाले लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जांच होगी, लेकिन कब तक होगी ये अभी किसी को नहीं पता है। जांच कैसे होगी ये अभी तक किसी को नहीं पता है। अगर प्रदेश में कोई जांच होती है, प्रदेश में कोई केस चल रहा होता है तो उसकी रिपोर्ट प्रदेश के गृह मंत्री को दी जाती है। कोविड झाल्यामुळे मी नागपूरच्या अलेक्सिस हॉस्पिटलला 5 फेब्रुवारी ते 15 फेब्रुवारीच्या दरम्यान त्या हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट होतो। 15 फरवरीला माझा त्या हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज झाला। डिस्चार्ज होत असताना मी हॉस्पिटलच्या बाहेर पडत असताना हॉस्पिटलच्या गेटवर अनेक पत्रकार त्या ठिकाणी उभे होते। त्यांना काही मला प्रश्न विचारायचे होते। त्यावेळेस मी कोविडमधनं नुकतंच बाहेर आल्यामुळे माझ्या अंगात त्राण नव्हता, विकनेस होता। त्याच्यामुळे मी तिथं हॉस्पिटलच्या तिथे गेटवर खुर्चीवर बसलो आणि काही पत्रकारांचे उत्तर देऊन लगेच गाडीत बसून होम क्वारंटाईन झालो। ते 15 फेब्रुवारी ते 27 फेब्रुवारीपर्यंत मी होम क्वारंटाईन होतो आणि 28 फेब्रुवारीला मी घराच्या बाहेर पहिल्यांदा सह्याद्री गेस्ट हाऊस जे मुंबईचं मीटिंगला गेलो। हम अनिल देशमुख जी का ट्विटर हैंडल जब देखते हैं तो 15 फरवरी 2021 को 4:04 में उन्होंने ट्वीट किया है। सही तो ऐसा कहा जाता है कि कोरोना में दवाई जब हॉस्पिटल में ली जाती है तो आदमी में अशक्त होता है, पर ये बड़े शक्तिशाली थे कि उस दिन में भारत रत्न की इंक्वायरी करने के लिए ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट किया। बात ये उपस्थित होती है कि हॉस्पिटल से घर जाते समय आप पत्रकारों से मिलते हो, WHO की गाइडलाइन है, महाराष्ट्र सरकार की भी गाइडलाइन है। माननीय उद्धव जी ने फेसबुक लाइव में कई बार ये कहा है कि आप लोगों के बीच में जाकर कोरोना मत फैलाइए। अब उद्धव जी को भी वो मानते नहीं, सुनते नहीं। उद्धव जी ने इतने बार बहुत मुख्यमंत्री के रूप में कहने के बाद भी हॉस्पिटल से निकलने के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत करते हैं। उस दिन कोई RT-PCR का निगेटिव रिपोर्ट नहीं है, उसके बाद भी अगर वो कोरोना का प्रचार प्रसार करते हैं तो उन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे कोरोना के बारे में जो हमारा कानून कहता है कि इनको जेल में डालना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि बचाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो ACP पाटिल के साथ जो संवाद परमवीर सिंह जी का हुआ है व्हाट्सएप चैट में, उसमें उन्होंने फरवरी का अंतिम सप्ताह कहा है। तो आप 15 फरवरी लेकर क्यों बैठे हो? दाग में कुछ काला है, दाढ़ी में कुछ तिनका है। और ये भी बात इंडियन पिनल कोड कहती है कि किसी आरोपी को बचाने के लिए अगर कोई पत्रकार परिषद लेके बचाता है तो वो भी सह आरोपी।
राजधानी लाइव में अब रुक करेंगे देश की राजधानी दिल्ली का। दिल्ली में शराब की तस्करी रोकने के लिए केजरीवाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने एक्साइज पॉलिसी में कई बड़े बदलाव कर दिए हैं और उसके बाद अब दिल्ली में शराब की दुकानें सरकार नहीं चलाएगी, यानी अब यहां पर सरकारी ठेके नहीं होंगे। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक्साइज पॉलिसी में किए गए बदलावों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि शराब की दुकान चलाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। अब शराब की नई दुकानें नहीं खोली जाएंगी। इसका मतलब है कि दिल्ली में जितनी भी शराब की दुकानें हैं उतनी ही रहेंगी। दिल्ली में अभी कुल 850 शराब की दुकानें हैं, इनमें से 60 सरकारी और 40 प्राइवेट हैं। तो मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया था और दिल्ली में कोई भी नई शराब की दुकान नहीं खुलेगी। इसके साथ ही सरकारी शराब की दुकानों को भी अब बंद कर दिया जाएगा। मौजूदा सरकारी दुकानों की नीलामी की जाएगी और इन्हें निजी हाथों में दिया जाएगा। वहीं नई पॉलिसी में दिल्ली में शराब खरीदने की लीगल उम्र भी घटा दी गई है। इससे पहले यहां पर शराब खरीदने की लीगल उम्र 25 साल थी, जो कि अब 21 साल कर दी गई है। यानी 21 साल से कम उम्र के जो लोग हैं वो शराब नहीं खरीद सकेंगे। अगर किसी पर शक होता है तो उसका आईडी कार्ड चेक किया जाएगा। देश के ज़्यादातर राज्यों में शराब खरीदने की जो लीगल उम्र है वो 21 साल ही है। हालांकि दिल्ली से सटे पंजाब और हरियाणा में लीगल उम्र 25 साल है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में लिकर माफिया पर शिकंजा कसने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है, एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करके उन सारे फैक्टर्स को हटाया जा रहा है जिनकी वजह से दिल्ली में लिकर माफिया अपना अवैध कारोबार चलाने में कामयाब होता है, जिनकी वजह से चला पाता है। इसकी बैकग्राउंड ये है कि आपको सूचना भी है उसकी कि कुछ महीने पहले दिल्ली में एक्साइज डिपार्टमेंट में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी कि दिल्ली के लिकर सिस्टम को क्लीन करने के लिए, दिल्ली में लिकर ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस को ठीक करने के लिए और खरीदने के एक्सपीरियंस को ठीक करने के लिए, और जो इतना इलिसिट इधर उधर बिखरता रहता है, रेवेन्यू लीकेज हो रही है, इसको ठीक करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। उसके बाद में उस रिपोर्ट पर और बाकी चीजों पर पब्लिक के सुझाव भी मांगे थे। 14,700 कमेंट्स पब्लिक की तरफ से आए, जनता के पास से आए और एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आई। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया था कैबिनेट में, जिसमें यह तय हुआ था कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट और जो 14,700 सजेशंस हैं और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको डीपली स्टडी करके जो रिक्वायर्ड रिफॉर्म है उनको सजेस्ट करे। तो आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशंस कैबिनेट के सामने रखी गई थी और उन रिकमेंडेशंस को स्वीकार करते हुए अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार ने उनको स्वीकार करते हुए अब एक्साइज पर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से समय जुड़ चुके हैं। राजीव, बड़ा फैसला दिल्ली सरकार की तरफ से लिया गया है। अब शराब की नई दुकानें वहां पर नहीं खोली जाएंगी और जो एक्साइज ड्यूटी है उसमें भी बड़े बदलाव। देखिए, दिल्ली के शिक्षा मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया, उन्होंने एक्साइज पॉलिसी के तहत कहीं ना कहीं बदलाव किए गए हैं और एक्साइज पॉलिसी के अंदर जितने बदलाव किए गए हैं उससे कहीं ना कहीं जो शराब की तस्करी होती है वो कहीं ना कहीं रुकेगी और कहीं ना कहीं 20% का सरकार को फायदा होगा। यानी कि कह सकते हैं जो रेवेन्यू है वो लगभग 20% बढ़ जाएगा। मगर जिस तरीके से बात करें दिल्ली के अंदर शराब की दुकानों की, तो वो कहीं ना कहीं नहीं खोली जाएगी। यानी कि जितनी भी दुकानें हैं उसके अलावा कोई और दुकान नहीं खुलेंगी। और जो सरकारी दुकानें हैं, यानी कि शराब की जितनी सरकारी दुकानें हैं, लगभग 60% की करीब दुकानें सरकार की, वो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में जाएंगी। यानी कि उनकी नीलामी की जाएगी और प्राइवेट सेक्टर ही अब इसको चलाएंगे शराब की दुकानों को। मगर दिल्ली के अंदर लगभग पहले उम्र रखी गई थी 25 साल की, 25 साल के व्यक्ति ही शराब नहीं सकते हैं, मगर आज वो घटाकर 21 साल कर दी है। यानी कि 21 साल के युवा भी कहीं ना कहीं शराब नहीं सकते हैं और वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो कहा जाएगा कि दूरदृष्टि को मुद्दे में रखते हुए इस तरीके का कदम उठाया गया है। जी
राजीव, क्या लगता है इस शराब की तस्करी रुकेगी? क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो बिहार का है। बिहार में सरकार बैन है, बावजूद इसके वहां पर भगवान की तरह शराब है, जो कि दिखती कहीं नहीं है, मिलती हर जगह है। दिल्ली में भी कहीं ऐसा ना हो। यहाँ पर भी दिल्ली के अंदर शराब की तस्करी होती है, वो कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि जिस तरीके से क्या कह सकते हैं एक्साइज पॉलिसी लेके आई गई है और कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई है कि सरकारी शराब की दुकानें थी उनको प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, यानी कि प्राइवेट हाथों को कर दिया जाएगा और नई शराब की दुकानें नहीं खुलेगी। मगर बात करें दिल्ली सरकार की, लगभग 80 के करीब ऐसे वार्ड है जिनके अंदर शराब की दुकानें नहीं है, तो इसके इलाके की जो पब्लिक है या फिर क्या है उन्हीं इलाके के अंदर जो शराब की तस्करी की जाती है, यानी कि दूसरे इलाके से नीचे आई जाती है, वहाँ पर बेची जाती है, वो कहीं ना कहीं उसी तरीके से चलता रहेगा और शायद इसका ज्यादा और बढ़ सकता है, क्योंकि जब प्राइवेट हाथों के अंदर जाएगा तो कहीं ना कहीं हर तरीके से शराब की जो डिमांड होगी वो और ज्यादा बढ़ जाएगी और इसी के मद्देनजर रखते हुए सरकार को तो बेनिफिट होगा, मगर कहीं ना कहीं जनता के अंदर कहीं ना कहीं और ज्यादा दिक्कतें आएंगी, क्योंकि जिस तरीके से शराब की तस्करी को रोकने की दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है, मगर ये रोकने वाली तस्करी नहीं है और कहीं ना कहीं और ज्यादा तस्करी बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार होटलों के अंदर जाओ तो वहां पर भी शराब आपको आराम से मिल जाती है, मगर उनकी जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। मगर बात करें जिस तरीके से बार के अंदर या फिर चाहे होटलों के अंदर, वो कहीं ना कहीं और ज्यादा इसकी चीज बढ़ेगी और कहीं ना कहीं जिन इलाकों के अंदर शराब की दुकानें नहीं है उनके अंदर भी कहीं ना कहीं और ज्यादा जो शराब माफिया है उनके अंदर कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ावा होगा। मगर सरकार जिस तरीके से करिए 20% का प्रॉफिट सरकार को होगा, मगर वो 20% सरकार को जरूर प्रॉफिट हो सकता है, मगर कहीं ना कहीं जो तस्करी रोकने की बात है वो तस्करी के अंदर नहीं रुक पाएगी और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। कहीं ना कहीं जो उम्र घटाई गई है तो जो लेने वाले हैं, शराब लेने वाले हैं, उनकी उम्र घटाने से कहीं ना कहीं और ज्यादा प्रॉफिट सरकार को जरूर हो सकता है, मगर कहीं ना कहीं जो युवा है वो शराब की तरफ घुसते हुए नजर आएंगे। जी राजीव, शराब खरीदने की जो लीगल उम्र है वो तय की गई है, जो कि अब 21 साल तय की गई है। पहले हालांकि 25 साल थी। कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पर 21 साल है और कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पर 25 साल है। तो अगर ऐसा हुआ कि इसके लिए आईडी कार्ड भी चेक करना पड़ सकता है, कोई शक होता है, तो क्या हर किसी को आई कार्ड लेकर जाना पड़ेगा? देखिए बिल्कुल इस तरीके से ये सरकार की गाइडलाइन के अंदर जरूर है कि आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए। अगर सरकार को या दुकानदार को यानी कि ये शराब सेल कर रहा है या बेच रहा है उसको अगर शक होता है तो कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं आईडी प्रूफ चेक कर सकता है, मगर ज्यादातर 99% ऐसी दुकानें हैं दिल्ली के अंदर जिनके अंदर आज तक किसी ने भी आईडी कार्ड ना ही चेक करा होगा, ना ही पूछा होगा। सिर्फ उन्हें शराब बेचने का मतलब होता है, ना कि आईडी कार्ड चेक करने से। मगर जिस तरीके से बात करें सरकार ने जो उम्र घटाई है 25 साल से 21 साल की गई, तो उससे कहीं ना कहीं और ज्यादा जो उनके ग्राहक है वो और ज्यादा बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जो युवा है वो शराब की तरफ घुसते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से बात की गई है माफिया की, यानी कि शराब माफिया की, तो वो भी कहीं ना कहीं इसके अंदर बढ़ावा मिलेगा और ज्यादा तस्करी स्टार्ट हो जाएगी। मगर जिस तरीके से सरकार कह रही है कि 20% का रेवेन्यू उनके पास आएगा, बिल्कुल वो 20% का जो रेवेन्यू है वो सिर्फ सरकारी दुकानों को प्राइवेट हाथ में देने से आएगा, ना कि जो 21 साल घटाई गई है या फिर कहे जो शराब की तस्करी रोकने की बात है वो नहीं रुक पाएगी। मगर सरकार का जरूर 20% का रेवेन्यू बढ़ सकता है, मगर कहीं ना कहीं जो शराब की तस्करी है वो रुकने वाली नहीं है। जी राजीव, क्या लगता है जिस तरीके का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है, क्या उसी तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन भी किया जाएगा? कोई दिक्कत नहीं आएगी इम्प्लीमेंटेशन में? और क्या इतना आसान है सरकार के लिए? क्योंकि घोषणाएं तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन उनका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है उसमें दिक्कतें आती हैं, पब्लिक को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। आपको एक चीज समझ में कि सरकार देखिए बड़ी बड़ी गाइडलाइन लेके आती है, बड़े बड़े रूल लेके आती है, मगर जहाँ पर की बात तो ऐसा कोई भी रूल चेक नहीं किया जाता है। क्योंकि अगर शराब की दुकान की बात करें तो वहाँ पर भी जितने भी करते हैं इंस्पेक्टर सर्च होता है तो उसका आईडी कार्ड चेक करने की प्रक्रिया है, मगर ये आज से नहीं पहले से भी प्रक्रिया है, मगर इस प्रक्रिया को नहीं और भाई शराब दुकान वाले के जो कोई मतलब होता है कि भाई शराब कौन लेने आया, उसकी उम्र 18 साल है, 25 साल है या 50 साल है, सिर्फ उसे बेचने का मतलब होता है। तो वही बात है शराब तस्करी की, तो बिल्कुल शराब तस्करी के अंदर भी यही चीज होता है। अगर दुकान पे उसको नहीं मिलेंगे तो वो प्राइवेट ले लेगा, मगर कहीं ना कहीं जो शराब माफिया का जो रैकेट है वो बिल्कुल बढ़ता हुआ नजर आएगा। और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार सिर्फ अपना रेवेन्यू देख रही है, मगर दिल्ली सरकार की एक रणनीति भी है प्राइवेट सेक्टर को खत्म करने की। मगर यहाँ तक खुद दिल्ली सरकार खुद प्राइवेट सेक्टर को हाथों में देंगे शराब की दुकानें, तो साफ जाएगा कहीं ना कहीं सरकार
सरकार भी वही काम कर रही है जो केंद्र सरकार काम करती है। प्राइवेट सेक्टर में अंदर सरकार सरकारी डिपार्टमेंट को दे रहा है, तो वही चीज अब दिल्ली सरकार की हो रही है, मगर कहीं ना कहीं जनता को उससे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरीके की नई पॉलिसी दिल्ली सरकार की तरफ से अपनाई गई है उसका फ़ायदा दिल्ली वासियों को हो सकता है, और दिक्कतें जो अब तक आती थी, शराब की तस्करी जो अब तक होती थी, वो भी शायद रुक जाए, इस तरह की उम्मीद दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही है। तो एक्साइज पॉलिसी में बड़े बदलाव किए गए हैं और अब शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी, ये सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है। अब चंडीगढ़ का रुख करेंगे। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में छात्रों की संख्या कम होने के चलते बंद करने के बाद अब मिडिल स्कूल को भी बंद किया जा सकता है। तो ऐसे में सरकारी मिडिल स्कूल होंगे जिनमें विद्यार्थियों की संख्या 25 से कम है। मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने ऐसे स्कूलों की एक रिपोर्ट भी तैयार कर ली है जो इस सप्ताह में निदेशालय के पास भेजी जाएगी। ऐसे में विभाग ने 25 से कम संख्या वाले स्कूलों के प्रति फैसले में बदलाव नहीं किया तो इन स्कूलों पर ताला लगना तय है। बंद होने पर मर्ज होने की स्थिति में इन स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और यहां पर पढ़ने वाले बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि इस विषय पर आधारित पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन जानकारी यही सामने आ रही है कि शिक्षा विभाग ये फैसला लेने जा रहा है। जो त्यौहार सीजन था तो उसमें लोगों की मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है और इधर से उधर जो मतलब बाज़ार में भी आपस में भी लोग मिले हैं, जिस कारण से स्कूल में भी हमने जो कुछ 12 स्कूलों में सर्वे किया है तो उसमें 72 बच्चे जो है पॉजिटिव आए हैं 837 में से। और अब हम यही करेंगे, स्कूलों को भी टारगेट कर रहे हैं, भीड़ भाड़ के इलाके हैं वहाँ पे भी सब जगह कैंप करके। राजधानी लाइव में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।